जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है एक्वाकल्चर, ब्लू रेवोल्यूशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 6 और जीएस पेपर 3 यानी कि थर्ड, तो थर्ड पेपर जीएस का और 6 पेपर जीएस का, इन दोनों से ये टॉपिक संबंधित है। और हमने ट्राई किया है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उसको एक सिनॉप्सिस के फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो मेजर इंफॉर्मेशंस है, जैसे कि आपका पहले नंबर पे ब्लू रेवोल्यूशन एंड एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो डिफिनेशंस है, उसके बाद सिग्निफिकेंस, देन रोल एंड पोजीशन। नेक्स्ट क्या है कि ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ब्लू रेवोल्यूशन कब हुआ इंडिया लेवल पे, और यूपी में उसके कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस प्लानिंग ईयर में और कैसे कैसे यूपी में हुआ ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद चैलेंजेज और इश्यूज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है एक्वाकल्चर या फिशरीज से रिलेटेड, ठीक है, मछली पालन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट स्टेप्स एंड प्रोग्राम्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीमें चलाई हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स ली हैं फिशिंग से रिलेटेड, यानी कि मछली पालन से संबंधित। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी हमें कहीं पे इंफॉर्मेशन इसी से रिलेटेड मिल गई थी, तो हमने एक केस स्टडी दी जो कि एक रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। रूरल डेवलपमेंट में जैसे एनजीओ का क्या रोल है, इस तरह से क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछता है। तो रूरल डेवलपमेंट में एनजीओ का क्या रोल है या एसएचजी का क्या रोल है, तो दोनों इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कोरिलेट किए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मछली पालन, यानी कि जिसको हम फिशरीज भी कह सकते हैं, और उसी का ब्रॉड टर्म है आपका एक्वाकल्चर। तो मछली पालन ये स्मॉल टर्म है और उसी का जो ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट है वो एक्वाकल्चर है। उसके बाद फिर बाद में देखेंगे ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित, यानी कि नीली क्रांति या नील क्रांति। ठीक है, देखिए एक्वाकल्चर है क्या, पहले इसका डेफिनेशन देख लें। तो प्रोडक्शंस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक, दैट इज इन कंट्रोल्ड वे, दैट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। एक्वा क्या है, इसका मतलब वाटर, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो वाटर में कल्टीवेशन करना, तो वाटर में कल्टीवेशन किसका करेंगे हम, एनिमल का कर सकते हैं और प्लांट्स का कर सकते हैं, इन कंट्रोल्ड वे, इन कंट्रोल्ड सिस्टम। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्शंस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स इन कंट्रोल्ड कंडीशंस, कंट्रोल्ड वे में यानी मैनेज्ड वे में हम एक्वाटिक एनिमल यानी कि पानी के जानवर और पानी के जो भी प्लांट्स हैं उनकी खेती करें, उसी को एक्वाकल्चर कहा जाएगा। हम एक्वाकल्चर में कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फिश पालन को एक्वाकल्चर में शामिल किया जाएगा, यानी कि फिशिंग या मछली पालन एक्वाकल्चर का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्या है आपका क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस, श्रिम्प यानी कि झींगा, इस तरह के पालन के जो है उसको भी एक्वाकल्चर में ही रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम खाली झींगा कहते, झींगे का पालन, ठीक है, यानी कि श्रिम्प, तो ये आपका एक्वाकल्चर में तो आएगा, बट श्रिम्प जो है मछली से थोड़ा सा हट करके होती है, तो मछली पालन में श्रिम्प नहीं आता। ठीक, तो मछली पालन ये स्मॉल टर्म है, एक्वाकल्चर ब्रॉड टर्म है, उसमें डिफरेंट जो है पानी से संबंधित कल्टीवेशन आते हैं एक्वाकल्चर में। जैसे फिशिंग हो गया यानी मछली पालन, क्रस्टेशियंस हो गया आपका, श्रिम्प हो गया यानी झींगे का पालन, मोलस्क यानी कि जो घेंगा घोंगा क्या है उसका खेती करना, और उसके अलावा ओयस्टर्स, ओयस्टर फार्मिंग्स। ओयस्टर फार्मिंग का मतलब जो सीप होती है, जो कि आपका पर्ल यानी कि मोती, जेम्स उसमें एक तरह से पैदा करते हैं, तो जेम या मोती या पर्ल कह लीजिए, तो उसकी भी खेती करते हैं, उसी को कहा जाएगा ओयस्टर फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका सी वीड। सी वीड का मतलब कि बहुत सारी तरह के वीड्स, ग्रासेस आपकी पाई जाती हैं ओशंस में, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं, और आपका एरोमा उसमें अलग अलग तरह की क्रिएट होती है, एरोमा भी निकाली जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं,
और कुछ सीड्स में जैसे आयोडीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ वीट से आपके यूज़ किए जाते हैं फोडर के लिए जानवरों के, ठीक है। तो उसके अलावा जो स्पंज होता है आपका कोरल रीफ से, वहाँ वो भी पैदा किया जाता है, बना एक तरह से कल्टीवेशन होता है। तो ये बहुत वैरायटीज ऑफ कल्टीवेशन जो है आपका एक्वाकल्चर में आएंगे, जिसमें फिशिंग हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया, श्रिम्प हो गया, मोलस्क हो गया, ऑयस्टर फार्मिंग हो गया, सीवीड हो गया। देखिए एक्वाकल्चर आप दोनों तरह से कर सकते हैं, फ्रेश वाटर पे यानी इनलैंड एक्वाकल्चर हो जाएगा, और एक आपका ब्रेकिश वाटर यानी ओशन के अंदर या कोस्ट में, ठीक। ओशन या कोस्ट में उसको क्या कहा जाएगा, ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर। जो आपका इनलैंड पे होता है उसको फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कह सकते हैं। तो ये बहुत वैरायटीज होती हैं, आपका मैरीन टाइप हो चाहे आपका फ्रेश वाटर, ठीक। यानी इनलैंड यानी कि इनलैंड साइड में या आपका ओशन साइड में, ठीक। देखिए इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एक्वाकल्चर के। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है मछली, ठीक है। मछली का आपका हमने सुना होगा, मछली का ऑयल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाई जाती है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह पाई जाती है, तो हमारे हेल्थ हाइजीन के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और बहुत ही सपोर्टिव है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने भारत की फूड की जो समस्या है, फूड सिक्योरिटी का के लिए एक तरह से सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी एक तरह से कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी का सॉल्यूशन किसमें हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हो जाने से हो गया। ऐसे ही न्यूट्रिशियस सिक्योरिटी या न्यूट्रिशन से संबंधित जो सिक्योरिटी है उसका सॉल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन से नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में मोस्टली क्या है कि 2 क्रॉप्स पे फोकस किया गया था, एक आपका वीट और एक आपका राइस। तो न्यूट्रिशन की समस्या भारत में कहीं ना कहीं तब भी एग्जिस्ट करती थी। न्यूट्रिशन की समस्या की समाधान के लिए बाद के दिनों में यानी 1970 के आसपास आपका वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया जैकब कुरियन के द्वारा या गवर्नमेंट के सपोर्ट से, और फिर 7th 5-year प्लान में ब्लू रेवोल्यूशन की नींव रखी गई या स्टार्ट कर दिया गया। ब्लू रेवोल्यूशन यानी मछली पालन, वाइट रेवोल्यूशन यानी दुग्ध पालन या दूध का पैदा करना, ठीक है। तो ये दोनों रेवोल्यूशन आपके न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए एक तरह से जिम्मेदार हो जाएंगे। उसी बात को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने सॉल्व कर दिया था सॉल्व फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, while nutritional security would be solved by white and blue revolution। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की समस्या का समाधान हम किससे कर लेंगे, ब्लू रेवोल्यूशन के थ्रू यानी मछली पालन, व्हाइट रेवोल्यूशन यानी मिल्क पालन से, ठीक। एम्प्लॉयमेंट, मछली पालन या एक्वाकल्चर बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट्स का। 140 लाख लोग पूरे भारत में डायरेक्टली मछली पालन से जुड़े हुए हैं। कितना, 140 लोगों को नौकरी पूरे इंडिया भर में मछली पालन से मिलती है या आपका एक्वाकल्चर से मिलती है। तो भारत भर में कितने लोग हैं, 140 लाख यानी 1,40,00,000। पूरे भारत में 1,40,00,000 लोग डायरेक्टली मछली पालन कहिए या आपका जो है एक्वाकल्चर से जुड़े हुए हैं, उस पे आधारित है। उनकी रोजी रोटी किससे जुड़ी है, मछली पालन से। 2.8 करोड़ लोग का लाइवलीहुड एक्वाकल्चर पे निर्भर है। पूरे भारत में 2.8 करोड़ 2.8 करोड़ पूरे भारत में 2.8 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड एक्वाकल्चर पे निर्भर है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, ठीक। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 140 लाख लोग इंडिया में डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट का साधन है मछली पालन या एक्वाकल्चर। यूपी का भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है अभी, ठीक है। ये परमानेंट नेचर आपका वर्क होता है एक्वाकल्चर या फिशिंग फार्मिंग, फिश फार्मिंग। जो आपके कोस्टल एरियाज में फिशिंग होती है, ओशन में मैरीन फिशिंग है, वो परमानेंट नेचर की होती है। इनलैंड फिशिंग में कुछ एरियाज में आपकी परमानेंट होती है, कुछ आपका सीजनल होती है, यानी वनली बरसात के दिनों में या जब तक बारिश होती है या पानी जब तक तालाब में रहता है। तो इनलैंड एरियाज में या फ्रेश वाटर जो फिशिंग है वो आपकी कहीं कहीं पे सीजनल है, कहीं कहीं पे परमानेंट है।
बट मैरीन एरियाज की सारी फिशिंग सिस्टम आपकी परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है, परमानेंट नौकरी या एम्प्लॉयमेंट का साधन है। ठीक। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन रूरल एरियाज, फिशिंग या एक्वाकल्चर गांव के लोगों के लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक। वीमेन एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा साधन है, या वीमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं ये समाधान है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर के इनकम का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर लैंड लेस लेबरर के लिए भी एक तरह से बहुत बड़ा ये साधन है उनके इनकम का। लैंड लेस लेबरर, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा एक तरह से साधन है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी एक इनकम का साधन है। हम जो है फॉरेक्स इससे अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्सपोर्ट करके मछली का, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में मछली की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब देखिए रोल एंड पोजीशन, इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि मछली पालन का या एक्वाकल्चर का इंडिया का क्या रोल है, इंडिया में क्या जीडीपी में भागीदारी है और इस तरह की कंडीशन। इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है भारत पूरी दुनिया का दूसरे स्थान पे फिश प्रोडक्शन के मामले में आता है। पूरी दुनिया का फर्स्ट नंबर में फिश प्रोडक्शन में मुझे लगता है कि चाइना है और सेकंड नंबर पे इंडिया है। पूरी दुनिया की फिश प्रोडक्शन में 8% इंडिया से ही होता है। तो 8% दुनिया की फिशिंग या फिश प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है, इंडिया की भागीदारी है। और इंडिया का रैंक कौन सा है फिश प्रोडक्शन में दुनिया में, वर्ल्ड में इस स्तर पे सेकंड रैंक है, दूसरा रैंक है। फिश एंड एक्वाकल्चर कंट्रीब्यूट 1% ऑफ इंडिया जीडीपी। पूरे भारत की जीडीपी की बात करें तो 1.8 या 1.68 इस तरह से रहती है, यानी कि 2% से कम। तो उसी को मैंने डिस्क्राइब किया कि 1% पूरे भारत की जीडीपी में लमसम आपका लगभग या लमसम अमाउंट आपका एक्वाकल्चर का रोल है। भारत की पूरी जीडीपी में एक्वाकल्चर की भागीदारी लगभग 1% है। ठीक। 6.86% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर जीडीपी, पूरे भारत की एग्रीकल्चर जीडीपी की अगर बात करें तब उसमें एक्वाकल्चर की भागीदारी 6.86% है। अगर वनली जीडीपी की बात करते तब आपका एक्वाकल्चर की भागीदारी मात्र 1% है। बट अगर हम एग्रीकल्चर जीडीपी की बात करें तो एग्रीकल्चर जीडीपी में आपका एक्वाकल्चर का या फिशिंग का इंडिया स्तर पे, भारत स्तर पे 6.86% है। ये आपका एग्रीकल्चर जीडीपी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, और यहाँ पे इंडिया की नॉर्मल जीडीपी, जनरल जीडीपी। ठीक। अच्छा, इंडिया यूटिलाइज्ड 40% ऑफ फ्रेश वाटर पोटेंशियल। इंडिया में हम जो फ्रेश वाटर की बात करें या इनलैंड फिशिंग की बात करें तो इनलैंड फिशिंग में हम अपनी वाटर का जो भी हमारे पास वाटर एरिया स्प्रेडेड है उसका मात्र 40% पोटेंशियल हम एक्वाकल्चर या फिशिंग प्रोडक्शन में यूज कर पाते हैं। कितना? मात्र 40% ही हम अपना फ्रेश वाटर का जो पोटेंशियल हमारे पास भारत स्तर पे उसको यूज कर पाते हैं फिश प्रोडक्शन में या एक्वाकल्चर में। ठीक। हमारे पास जो पोटेंशियल है वो किस शक्ल में है, किस शेप में है, देखते हैं हम। जैसे हमारे पास बहुत सारे तालाब हैं भारत स्तर पे, कुछ हमारे पास टैंक्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, बैराज हैं, और उसके बाद लेक्स हैं, यानी कि आपका झीलें। 15% पोटेंशियल ऑफ ब्रेकिश वाटर का हम यूटिलाइज कर पाते हैं फिश प्रोडक्शन या एक्वाकल्चर में। ब्रेकिश वाटर का मतलब जो कोस्टल एरियाज की जो फिशिंग है उसमें हम मात्र 15% हार्वेस्ट कर पाते हैं या हार्नेस कर पाते हैं। तो 15% पोटेंशियल हम यूटिलाइज कर पाते हैं फिशिंग में कोस्टल एरियाज, और आपका इनलैंड फिशिंग में हम मात्र 40% यूटिलाइज कर पाते हैं भारत स्तर पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? पोटेंशियल्स ऑफ यूपी। अभी तक मैंने इंडिया के बारे में बातें की, अब यूपी की कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं। यूपी में क्या हैसियत है फिशिंग का और एक्वाकल्चर का? देखिए, वास्ट फ्रेश वाटर इंक्लूडिंग लेक्स, रिवर्स,
पॉन्ड्स, एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन, कैनाल नेटवर्क आपका एंड मार्केट बट अंडर यूटिलाइज्ड। ठीक है। पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत भारी एरिया में हमारे पास पोटेंशियल है फिशिंग के लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए, मछली पालन के लिए या एक्वाकल्चर के लिए हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बट हम उस पोटेंशियल को हार्वेस्ट नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते हैं। हमारे पास पोटेंशियल की बात करें तो फिश पालन के लिए या एक्वाकल्चर के लिए लेक्स बहुत सारे हैं, यानी झील है, हमारे पास रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, डैम्स हैं, बैराज हैं, वाटर बॉडीज डिफरेंट तरह की हैं। एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन है, फ्लड प्लेन भी बहुत बड़े एरिया में आपका रिवर्स इतने सारी हैं, उसका फ्लड प्लेन, वहां पे भी फिश प्रोडक्शन के ऑप्शंस हैं हमारे पास। उसके बाद जो है कैनाल नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह फैला हुआ है, उसमें हम फिशिंग का एक तरह से अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इटसेल्फ 24 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड स्तर पे चौथे या पांचवें स्थान पे कंट्री में आ जाएगा। दूसरे नंबर में हमारे पास बहुत सारे मेट्रोज भी हैं, हमारा बॉर्डर भी कहीं ना कहीं नेपाल से अटैच है, और सराउंडिंग स्टेट्स वो भी मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट हैं जो यूपी को नेबर्स हैं। तो यूपी की अपनी जनसंख्या, यूपी खुद विदेश को बॉर्डर करता है, विदेश कंट्री को बॉर्डर भी करता है, और यूपी को जो स्टेट बॉर्डर करते हैं उनकी भी जनसंख्या बहुत बड़ा है, मार्केट है। उसके अलावा दिल्ली, एनसीआर और मेट्रो सिटीज भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है किस चीज़ का, बहुत अधिक मात्रा में डिमांड है, मांग है किसकी, मछलियों की। उसके बाद भी हम यूटिलाइज अपने पोटेंशियल्स को नहीं कर पाते हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। देखिए, इनलैंड फिश प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 13.30 लाख मेट्रिक टन बाई 24-25। ठीक है, 2023-24 की अगर हम बात करें, इससे पिछले साल की डेटा की 23-24 में, तो अब हमारे पास 11 लाख मेट्रिक टन फिश का प्रोडक्शन हुआ करता था। तो 23-24 में कितना था, 11 लाख मेट्रिक टन उत्तर प्रदेश स्तर पे मछलियों का पालन था। बट 2024-25 में, यानी पिछले साल 24-25 में हमारे पास यही मछलियों का पालन लमसम 13 लाख मेट्रिक टन हो गया है। तो 11 से कितना हो गया इस साल, जो पिछला साल गुजरा अभी 13 लाख हो गया। वही बात मैंने मेंशन किया कि इनलैंड फिश प्रोडक्शन, देखिए इनलैंड में लिखने का मतलब क्या है, हमारे पास कोस्टल फिशिंग तो हो नहीं पाएगी क्योंकि हमारे पास कोस्ट तो नहीं यूपी के पास, है ना। यूपी कहीं ना कहीं इनलैंड एक तरह से स्टेट में आएगा, है ना। तो इनलैंड फिश प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 13.30 लाख मेट्रिक टन बाई 24-25। 2024-25 तक उत्तर प्रदेश में 13 लाख मेट्रिक टन मछलियों के उत्पादन की उम्मीद जताई गई है, मेकिंग यूपी फर्स्ट रैंक्स इन इनलैंड फिश प्रोडक्शन। और इस तरह से उत्तर प्रदेश का इनलैंड फिशिंग के मामले में पहला स्थान है पूरे भारत में। इनलैंड फिशिंग की अगर बात करें तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। 40 लाख पीपुल्स डिपेंड ऑन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन स्टेट। उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोग डायरेक्टली मछली पालन से जुड़े हुए हैं। कितने लोग हैं, 40 लाख लोग मछली पालन से उनको नौकरी या जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है मछली पालन और एक्वाकल्चर से। 40 लाख लोग। अगर मछुआरा जो कम्युनिटी है उसकी जनसंख्या की बात करें, मछुआरा कम्युनिटी जैसे कि निषाद, केवट और इस तरह से अलग अलग जातियां हैं बहुत सारी यूपी में, जिनका बाई बर्थ एक तरह से जो कास्ट ऑक्यूपेशन होता है, तो कास्ट ऑक्यूपेशन की बात करें तो जो मछुआरा कम्युनिटी है जिनका काम ही फिशिंग का है, मछलियों का मारना, पालन पोषण करना और शिकार करना, उनको बेचना। ठीक है, तो मछुआरा कम्युनिटी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 2 करोड़ है लमसम। कितना है, मछुआरा कम्युनिटी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ है। जबकि मछली पालन से लोग जुड़े कितने लोग हैं, आपके 40 लाख लोग ही मछली पालन से लोग जुड़े हैं एट ए टाइम, या रोजी रोटी का सहारा है मछली पालन।
40 लाख लोगों का स्टेट में। स्टेट फिल एक्सेस डिमांड बाय इंपोर्टिंग फिश फ्रॉम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हाफ ऑफ द डिमांड मेट बाय इंपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास यहाँ पे अंडर यूटिलाइज्ड है, ये पॉइंट मैंने मेंशन किया, अंडर यूटिलाइज है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यूपी में मछली पालन का क्या है, अंडर यूटिलाइज है। और अंडर यूटिलाइज हो जाने के कारण हम फिश की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो अपनी डिमांड का 50% हम बाहर से, दूसरे स्टेट से, खासकर साउथ के स्टेट से जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा से इंपोर्ट करते हैं। हम अपना 50%, हाफ का मतलब 50% डिमांड की पूर्ति मछलियों की या फिश की कहां से करते हैं, साउथ के स्टेट या वेस्ट बंगाल से करते हैं। जैसे मान के चलिए कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये हमारी 50% मछलियां इंपोर्ट करते हैं दूसरे स्टेट से। ठीक है। अच्छा, एक नाबार्ड ने एक डेटा दिया था, तो उसी डेटा को मैंने यहां पे प्रेजेंट किया कि 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट हैव पेरेनियल वाटर बॉडीज टू अंडरटेक फिश कल्चर फॉर 10 मंथ। ठीक है, इन एन ईयर। एक साल में जैसे 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीने में से 2 महीने हटा दीजिए, 10 महीने बचे। तो 10 महीने के लिए वाटर अगर पॉन्ड में या वाटर बॉडीज में अवेलेबल हो, तो ऐसे कितने स्टेट हैं, सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास। तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में ऐसे हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनमें पानी मछली पालन के लिए साल के 10 महीने तक अवेलेबल रहता है। पानी कम नहीं पड़ता, साल के 10 महीने। ठीक है, ये बात कहां से मैंने उठाया था, नाबार्ड का एक डेटा था। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, ठीक है, यानी 1/3 स्टेट में हम क्या देख रहे हैं कि साल भर पानी का इंतजाम रहता है मछली पालन के लिए। ठीक है, जहां भी मछली पालन का जो भी एरिया हो, वाटर बॉडीज, ठीक है, पॉन्ड हो, लेक हो, जो भी, तो वाटर बॉडीज में पेरेनियल नेचर है पानी का। लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हमारे पास हैं, तो बहुत भारी मात्रा में है। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया लेवल पे पहले देखेंगे, उसके बाद स्टेट लेवल पे देखेंगे। ब्लू रेवोल्यूशन हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ इंडिया स्तर पे 1985 से लेकर के 90, यानी कि 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान में ब्लू रेवोल्यूशन की एक तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि नींव रखी गई, इनिशिएटिव किया गया। ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन की बात स्टार्ट की गई 1985 से 90 के बीच में, मतलब 7th 5 ईयर प्लान में, भारत स्तर पे, इंडिया लेवल पे। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो एक संस्था, उसका नाम है फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। तो 7वें 5 ईयर प्लान में फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ब्लू रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया या इनिशिएट किया गया। इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था 8वें 5 ईयर प्लान में। 8वां 5 ईयर प्लान 1992 से 97 के लिए था। तो 8वें 5 ईयर प्लान जो कि 1992 से लेकर के 1997 के बीच में था, उस प्लान में 8वें में एक प्रोग्राम चलाया गया, नाम था इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम। ठीक है, 8वें 5 ईयर प्लान में भारत स्तर पे एक प्रोग्राम चलाया गया, नाम था इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम। 1992-97, यानी कि 8वें 5 ईयर प्लान में। ठीक है, ये 8वें 5 ईयर प्लान में जब इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तो यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया, मैरीन। मैरीन का मतलब ओशन, समुद्र, यानी कि ब्रेकिश वाटर की फिशिंग, ब्रेकिश वाटर फिशिंग। ठीक है, तो ब्रेकिश वाटर फिशिंग के लिए जब 8वें 5 ईयर प्लान में एक स्कीम चलाया गया या प्रोग्राम चलाया गया, इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम, तो इसके लिए मैरीन कोस्ट बहुत सारे डेवलप किए गए या फिश हार्बर बनाए गए थे 8वें 5 ईयर प्लान में। जो फिश हार्बर बनाए गए 8वें 5 ईयर प्लान में, उसी को मैंने यहां पे मेंशन किया कि फिशरीज हार्बर्स वेर एस्टैब्लिश इन वाइजेक, मतलब कि विशाखापट्टनम में। तो 8वें 5 ईयर प्लान में इस स्कीम के अंतर्गत विशाखापट्टनम में एक फिशरीज हार्बर बनाया गया, डेवलप किया गया, यानी मछलियां वहां पे जो समुद्र में हैं
उनको एक तरह से ग्रोथ करने का सिस्टम क्रिएट किया गया। कोची में ये फिशरीज हार्बर बनाया गया था, टूटीकोरिन में बनाया गया था, पोरबंदर में बनाया गया था और आपका पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में बनाया गया था। इन सब जगहों पे 8वें 5 ईयर प्लान में इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि 1992 से लेकर के 97 के बीच में था, एक डिफरेंट जगहों पे फिशरीज हार्बर बनाया गया था, जैसे वाइजैक हो गया, कोची हो गया, टूटीकोरिन हो गया, पोरबंदर हो गया एंड पोर्ट ब्लेयर हो गया। तीसरे नंबर पे मैंने एक पॉइंट क्या मेंशन किया, लेटर दीज कंबाइंड एफर्ट्स नोन एज ब्लू रेवोल्यूशन। और यही जो हमने 7वें प्लान या 8वें प्लान 5 ईयर प्लान में जो पॉइंट मेंशन किए, उसी को कंबाइंड एफर्ट्स को बाद के दिनों में ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा। 7वें यानी 7th एंड 8वें यानी कि 8th 5 ईयर प्लान में जो कंबाइंड एफर्ट्स फिश प्रोडक्शन के लिए किया गया, उसी को मिला करके एक प्रॉपर नेम से जाना जाने लगा। उसका नाम था ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, स्पीयर हेडेड बाय नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। और जब ये ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करने लगेगा, उसके किसके लीडरशिप में ये ब्लू रेवोल्यूशन फिर स्टार्ट हो गया या किसने इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई? एक संस्था है गवर्नमेंट का, उसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो NFDB यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एक संस्था बनाई गई और जो भी ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित कार्य थे सब उसी संस्था को सौंप दिए गया और उसी की अध्यक्षता में या स्पीयर हेडेड में ही पूरे कार्य को आगे बढ़ाया गया, मछली पालन या ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, देखिए ब्लू रेवोल्यूशन 2.0। अभी मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो उसमें यानी कि सेकंड या थर्ड गवर्नमेंट में ब्लू रेवोल्यूशन 2.0 यानी कि दूसरे नंबर का जो उसी का पार्ट है उसको स्टार्ट किया गया, दूसरा फेज कह लीजिए। तो ब्लू रेवोल्यूशन का फेज सेकंड स्टार्ट किया गया ये मोदी जी के टाइम में, बाद के दिनों में। ठीक है, इसमें क्या है, जो सेकंड नंबर की जो ब्लू रेवोल्यूशन है इसमें इनलैंड फिशिंग पे भी फोकस किया गया, उसके अलावा एक्वाकल्चर पे भी फोकस किया गया, मैरीन फिशिंग पे भी फोकस किया गया और डीप सी फिशिंग पे भी फोकस किया गया। तो ब्लू रेवोल्यूशन फेज सेकंड या 2.0 कह सकते हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन 2.0 में हर तरह की फिशिंग पे, हर तरह की एक्वाकल्चर पे फोकस किया गया या एम्फेसिस किया गया। सेकंड नंबर की जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो भी NFDB के द्वारा चलाई गई या एक तरह से प्रोपेल की गई या परिचालित की गई। ठीक है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उसी के अध्यक्षता में या उसी के अधीन सेकंड ब्लू रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया गया, जो कि इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर, मैरीन फिशरीज एंड डीप वाटर सी फिशरीज। डीप वाटर सी फिशरी का मतलब कि अंदर समुद्र में बहुत दूर तक जाकर के लोग फिशिंग करें, उसके लिए भी सहायता दी जाती है। सेकंड वाला जो फेस ब्लू रेवोल्यूशन है जो मोदी जी के टर्म में स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। अब देखिए आगे यूपी स्टेट से रिलेटेड हम देखते हैं। जब हमारे यहाँ सेंटर में 7th 5 ईयर प्लान और 8वें 5 ईयर प्लान में ब्लू रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था फर्स्ट फेज को, उस टाइम उत्तर प्रदेश में क्या काम चल रहा था? उत्तर प्रदेश स्तर पे देखते हैं तो 3 टियर इंफ्रा एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग 7th and 5 ईयर प्लान। उस टाइम उत्तर प्रदेश में 7वें और 8वें 5 ईयर प्लान में 3 स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर या एक तरह से यूनियन क्रिएट किया गया था। ब्लू रेवोल्यूशन की अगर बात करें स्टेट स्तर पे क्या हुआ, तो स्टेट लेवल पे 7वें और 8वें प्लान में ब्लू रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 स्तरीय कमेटी इस्टेब्लिश की गई या एक तरह से यूनियन बनाई गई या सोसाइटी बनाई गई। स्टेट स्तर पे ये संस्था रहेगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, उसके बाद पंचायत स्तर पे। तो स्टेट स्तर पे जो बनाया गया था 7वें और 8वें प्लान में, देखिए आप क्या है, एट स्टेट लेवल मत्स्य जीवन कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। स्टेट लेवल पे जो संस्था बनाई गई थी उसका नाम था मत्स्य जीवन कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। क्या नाम था? मत्स्य यानी कि फिशिंग, लाइफ फिशिंग
लाइफ कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, कोऑपरेटिव के बाद यूनियन रहेगा वहां पे, ठीक है, यूनियन लिमिटेड, ये स्टेट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी संस्था बनाई गई, देखिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फिशरीज डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन। जनपद स्तर पर यानी दूसरे स्तर पर, जिला स्तर पे जो संस्था बनाई गई उसका नाम था यूपी में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फिशरीज डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन। अब देखिए पंचायत स्तर पे क्या बनाया गया था, पंचायत स्तर पे जो बनाया गया था लेवल पे, प्राइमरी फिशरीज लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पंचायत स्तर पे क्या था, प्राइमरी फिशरीज लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, लेटर फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी स्टैब्लिश किया गया, और इन सबको और ऑर्गेनाइज्ड वे में कार को आगे बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने बाद के दिनों में फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी बनाया। क्या बनाया, फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन लेटर डेज, बाद के दिनों में, ठीक, ताकि ब्लू रेवोल्यूशन को और ज्यादा गति दिया जा सके स्टेट स्तर पे। एंड सेवरल फिश सीड्स एंड हैचरीज, टोटल लगभग एट ए टाइम 9 जो है फिश सीड्स और पता नहीं कितने 15 या कितने हैचरीज बनाए जा चुके हैं स्टेट स्तर पे, ठीक है। तो बहुत सारे हैचरीज अलग अलग जगहों पे गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किए गए, स्थापित किए गए। हैचरीज का मतलब कि मछलियों के अंडे, ठीक है, ताकि ऑफ स्प्रिंग यानी कि ब्रीडिंग के लिए। और ये आपका फिश सीड्स का मतलब मछलियों के दाने, जो उनकी जो सीड्स होती खाने के लिए, ठीक है। तो मछलियों के दाने और मछलियों के अंडे, इन दोनों के लिए अलग अलग प्लांट्स या यूनिट्स स्थापित की गई ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम बाद के दिनों में। अब देखिए हम चलते हैं आगे, चैलेंजेज और इश्यूज क्या हैं ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित। देखिए हाई इनपुट कॉस्ट, पहले नंबर पे जो समस्या है कि मछली पालन में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आती है। क्या है, मछली पालन में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आती है। जैसे आपका फिश सीड, फिश सीड का मतलब कि जो मछली के जो दाने होते हैं खाने वाले, वो बहुत महंगे पड़ते हैं। उसके अलावा क्लीनिंग नेट, मछलियों का जो जाल होता है वो भी इससे बहुत महंगा पड़ता है, जिनमें मछलियों को फंसाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये। लेबर इंटेंसिव का मतलब कि अगर आपके घर पे लोग हैं कार करने वाले तब तो ठीक है, अदरवाइज लेबर को अगर हायर करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, और बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। मछलियों को दाना डालना या मछलियों को दवा डालना या पानी को ट्रांसफ़र करना या मछली को निकालना फिर उसको सेल करना मार्केट में, तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में आता है, जिसके कारण बहुत ही कॉस्टली आता है इसका प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सोशल इश्यूज, सोशल यानी कि सामाजिक स्तर में भी कुछ हमारे यहाँ समस्याएं हैं मछली पालन से रिलेटेड, जो कि धर्म डोमिनेटेड सोसाइटी है उत्तर प्रदेश या इंडिया, और धर्म के कारण जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो मछली पालन में हमको मोटिवेट या प्रमोट नहीं करते। जैसे कि देखें यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ प्रोहिबिट्स वीमेन एंड अदर ग्रुप्स, धर्म एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण लोग मछली पालन की तरफ मूव नहीं करते। महिलाओं को स्पेशली मछली पालन या मछली को टच करने से भी रोका जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक बुरा माना जाता है, गलत का संदर्भ में मैसेज जाता है। तो महिलाएं या कुछ धर्म के मानने वाले लोग मछलियों को दूसरी एंगल से सोचते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हाल के दिनों में हमारे यहाँ का जो टेस्ट हैबिट्स है, फूड हैबिट है, लोगों का जो डिमांड है वो न्यूट्रिशियस फूड की तरफ बढ़ा है और प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ लोग ज़्यादा मूव किए हैं, जिसके कारण मछली पालन का प्रचलन ज़्यादा बढ़ने लगा है और इस मछलियों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। देखिए डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस इन उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस का मतलब कि बहुत सारी गलत तरीके से फिशिंग हम करते हैं। अभी मैंने उसको डिस्क्राइब किया इन्वायरमेंट का एक अलग से टॉपिक क्रिएट करके। इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, इलीगल भी फिशिंग हमारे यहाँ होती है और अनरेगुलेटेड भी फिशिंग है। लेक ऑफ इंफ्रा एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज की भी हमारे यहाँ कमी है फिशिंग से संबंधित, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया एंड प्रोसेसिंग हो गया। ये सारे क्या सारी समस्याएं हमारे यहाँ हैं। ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, उसको सुखाना, उसको पैकिंग करना, मार्केटिंग करना, ठीक है,
या कोल्ड स्टोरेज की समस्या, चिलिंग की समस्या, जो भी है, बर्फ की सिल्ली में रखते हैं तो सारे सिस्टम को जनरेट करना। एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट, ठीक है, एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मछलियों के लिए, क्योंकि पहले से बहुत सारे मार्केट पे कब्जा है साउथ वालों का, यानी कि आंध्रा तेलंगाना का, और उनके कंपेटेबल में लेकर के आना बहुत टफ टास्क है। मेजर थ्रेट्स, थ्रेट्स का मतलब इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या है मछली पालन में। अब यहाँ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से संबंधित हम मेनली बातें कर रहे हैं लैक्स की, यानी कि झीलों की, और आपकी नदियों में जो मछली पालन होती है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे। तो मेजर थ्रेट्स में आपका इन्वायरमेंटल थ्रेट्स या इकोलॉजिकल थ्रेट्स की बात करें। डिक्लाइनिंग फिश बायोडायवर्सिटी, फिश बायोडायवर्सिटी हाल के दिनों में देखा गया है वो डिक्लाइन होती जा रही है। वैरायटीज ऑफ फिश, उनकी ब्रीड्स घटती जा रही है उत्तर प्रदेश में। उसका मुख्य कारण क्या है? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, यानी ह्यूमन बीइंग खुद डिजिटल फैक्टर है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण मछलियों की ब्रीड्स या मछलियों की डाइवर्सिटी घटती जा रही है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस में है डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स अप्लाई होता है। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग का मेथड का मतलब, मान लीजिए जैसे कि मई और जून में, यानी जून या जुलाई में जब ब्रीडिंग का समय होता है, उस टाइम मछुआरों को रोका जाता है मछली मारने से, और उसी टाइम भी शिकार में भी चले जाते हैं। ठीक। एंट्री ऑफ एक्सोटिक फिशिंग, हमने अपने यहाँ बहुत सारे एक्सोटिक फिशिंग यानी विदेशों से फिश को ला करके अपने यहाँ, जैसे कैट फिश है, वो पूरे तालाब की जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उसको खा जाती हैं। तो एक्सोटिक फिशों को भी ला करके हमने इंट्रोड्यूस किया, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है। यूज ऑफ पॉइजन, नदी में तालाब में आपने देखा होगा कि लोग ऐसे पॉइजन डाल देते हैं और फिर उस एरिया की मछलियां मर जाती हैं। सुबह जाल डाल करके पूरी मछलियों को आसानी से निकाल लेते हैं। कुछ मछलियां मरती नहीं हैं, उसको नहीं निकाल पाते हैं, तो वो उसी में मर करके सड़ती गलती रहती है, दूसरे मछलियों के लिए एक तरह से डिजीज क्रिएट करती हैं। तो पॉइजन भी लोग आसानी से शिकार करने के लिए और ऐसे मछलियों को डाल देते हैं, और बहुत सारे फाउना फ्लोरा जो नदी में या तालाब में होते हैं वो डेड कर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। हैबिटेशन अल्टरेशन, हैबिटेशन डिस्ट्रक्शन। हैबिटेशन डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जो मछलियों के लिए जो निच बने होते हैं, जहाँ पे पार्टिकुलर इकोलॉजी में उनको सस्टेन करना होती है, वो भी दिन ब दिन डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं। वाटर डाइवर्जन, वाटर डाइवर्जन भी बहुत बड़ी समस्या है। वाटर डाइवर्जन का मतलब कि रिवर से कैनाल निकालना, डैमिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो पानी को अलग दिशा में आप ट्रांसफर कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो भी नेचुरल फ्लो है या जो नेचुरल डाइवर्सिटी वो सब डिस्टर्ब होगा या डिस्ट्रॉय होगा। पुअर वेजिटेटिव कवर इन रिवर बैंक्स, जो रिवर बैंक है उस पे रिवर लिवाई या रिवर बैंक पे लोग साल भर बालू रेता की खनन करते रहते हैं, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे जो वेजिटेटिव कवर्स है, जो मछलियों का एक तरह से फीड है यानी कि खाना है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है और मछलियों का ग्रोथ रुक जाता है। सिल्टेशंस की भी बहुत बड़ी समस्या है। एंड वाटर एब्स्ट्रक्शन, पानी का जो फ्लो है उसको बार बार बीच बीच में रोक दिया जाता है। कभी उस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है कैनाल के लिए, कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, कभी डैमिंग कर दिया जाता है, यानी डैम बना दिया जाता है, कभी आपका बैराज बना करके रोक दिया जाता है, पानी को सप्लाई किया जाता है शहरों के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या कैनाल के लिए। तो ये सारी की सारी समस्याएं में आएंगी। ठीक है, बैराज एंड डैमिंग एक्सेट्रा यानी कि वाटर एब्स्ट्रक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए ऋषिकेश टू नरोरा, अगर हम बात करते हैं वाटर एब्स्ट्रक्शंस की, तो उत्तर प्रदेश की अगर एग्जांपल दें तो एग्जांपल के तौर पे गंगा रिवर पे आप देख सकते हैं ऋषिकेश से लेकर के नरोरा यानी बुलंदशहर में, जहाँ पे आपका ये प्लांट्स भी है न्यूक्लियर, तो वहां तक बहुत सीरीज ऑफ डैम्स, सीरीज ऑफ बैराज हैं, जिसके कारण वाटर फ्लो लोअर रीचेज में रुक जाता है और लोअर रीचेज की जो भी फाउना फ्लोरा है उनको प्रॉपरली उनका ग्रोथ या डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ये समस्याएं हम देख सकते हैं। रिड्यूस वाटर फ्लो, ये इसके कारण वाटर फ्लो रुक जा रहा है। सिटी गार्बेज इन गोमती रिवर, एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो गोमती रिवर है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। सिटी का गार्बेज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज, म्युनिसिपल वेस्टेज, हाउस होल्ड वेस्टेज, वो डायरेक्टली उसमें लोग डिस्पोज कर देते हैं और पूरे रिवर का पानी और इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट मटेरियल है वो भी डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट उसी में डिस्पोज कर दिया जाता है, जिसके कारण
जो भी फाना फ्लोरा है वो सारे के सारे एक्वाकल्चर डिस्टर्ब हो जा रहे हैं या एक तरह से डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार रिवर गोमती में 5 फिश स्पेसीज इंडेंजर्ड कंडीशन में है। क्वेश्चन पूछता है रिवर गोमती का क्या कंडीशन है आपका वाटर पॉल्यूशन से संबंधित। एक बार यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन का भी आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। जैसे कि देखिए, एक केस स्टडी के तौर पे मैं बता दूं कि एक स्टडी के अनुसार फिश डाइवर्सिटी इन रिवर गोमती हैज बीन लिस्टेड एज 5 फिश स्पेसीज एज इंडेंजर्ड। 5 यानी कि 5 फिश स्पेसीज रिवर गोमती में पिछले कुछ सालों में इंडेंजर्ड वाली कंडीशन में पहुंच गई हैं। गोमती रिवर जो कि लखनऊ के पास से गुजरती है, वहां पे 5 मछलियों की स्पेसीज ऐसी हैं, ब्रीड्स ऐसी हैं जो कि इंडेंजर्ड वाली कंडीशंस में आ चुकी हैं। मछलियों की 11 स्पेसीज ऐसी हैं जो वल्नरेबल कंडीशन में पिछले कुछ सालों में गोमती के पॉल्यूशन के वजह से पहुंच गई हैं। मछलियों की कुछ ब्रीड 30 यानी 30 मछलियों की ब्रीड्स ऐसी हैं, फिश ब्रीड्स ऐसी हैं या एक तरह से फिश स्पेसीज ऐसी हैं जो लोअर रिस्क वाली कंडीशंस में आ गई हैं ओवर पॉल्यूशन की कंडीशन में, यानी कि ओवर पॉल्यूशन या एक्स्ट्रा पॉल्यूशन जो सिटी का है उसके कारण गोमती रिवर का। तो ओनली एक रिवर का केस स्टडी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। जैसे मान लेते हैं रिवर गोमती, उसमें इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, आपका फैक्ट्री का जो भी डिस्चार्ज है, हाउस होल्ड का डिस्चार्ज और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज, म्यूनिसिपल वेस्टेज और बहुत सारे कारकासेस वगैरह डायरेक्टली उसमें डिस्पोज कर दिए जाते हैं, जिसके कारण गोमती रिवर का पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया। पिछले कुछ सालों में एक स्टडी के अनुसार ये देखा गया कि 5 फिश स्पेसीज इंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच गई हैं गोमती में और 11 वल्नरेबल कंडीशंस में फिश स्पेसीज पहुंच गई हैं और 30 यानी 30 लोअर रिस्क वाली कंडीशन में फिश स्पेसीज पहुंच गई हैं वनली गोमती में। यही हाल यमुना रिवर का भी, यही हाल गंगा रिवर का भी है। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट स्टेप्स एंड प्रोग्राम्स के अंतर्गत क्या देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट स्टेप्स एंड प्रोग्राम में हमने कोशिश किया कि सारे के सारे स्कीमें उत्तर प्रदेश से संबंधित हों। अगर मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें जो यूपी में कहीं पे इंप्लीमेंटेड है तो उस पार्टिकुलर पॉकेट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। नंबर 1 गवर्नमेंट की स्कीम यानी यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है ये सारी की सारी। क्या ये यूपी गवर्नमेंट है ना, यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट स्टेप्स एंड प्रोग्राम्स किससे रिलेटेड है, फिशिंग से रिलेटेड या एक्वाकल्चर से संबंधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी स्कीमें मछली पालन के बढ़ावा के लिए, फिशिंग प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं या कार्यरत हैं इस टाइम। तो उनमें से नंबर 1 स्कीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दूसरे नंबर की स्कीम है निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम, निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम। थर्ड नंबर की मत्स्य पालक कल्याण कोष। क्या है, मत्स्य पालक कल्याण कोष। फोर्थ नंबर पे स्कीम फॉर एरेशन सिस्टम, स्कीम फॉर एरेशन सिस्टम। 5वें नंबर पे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का एक्वा ब्रिज ग्रुप है, उसने 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्नाव में, मतलब मेनली उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 स्कीमें जो यूपी में अलग अलग जगहों पे अप्लाई हैं उसके बारे में मैंने मेंशन किया, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके अलावा फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देन एक केस स्टडी मैंने बहराइच डिस्ट्रिक्ट का और एक एनजीओ का ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया करके है, उसका क्या रोल है उत्तर प्रदेश की फिशरीज में। देखिए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री, ठीक है, संपदा योजना। क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये किसके द्वारा प्रचालित चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत प्राइवेट पॉन्ड को सब्सिडी दी जाती है या सहायता दी जाती है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कवर्स पॉन्ड्स ऑन प्राइवेट लैंड, यानी कि जो प्राइवेट लैंड पे जिस किसी का पर्सनल अगर कोई तालाब है तो उसके लिए जो मछली पालन के लिए जो सहायता दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है।
सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये पब्लिक जो तालाब होता है, ग्राम सभा का जो तालाब होता है या गवर्नमेंट्स के नाम से जो तालाब है, उसमें ये सहायता नहीं देती। तो ग्राम सभा का जो तालाब है या गवर्नमेंट्स का जो तालाब है, ये जो पब्लिक तालाब है, उस तालाब के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अलग से स्कीम उसी के नाम से चला दिया और नाम रखा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मत्स्य संपदा योजना है वो ओनली प्राइवेट पॉन्ड्स को यानी निजी तालाबों के लिए ही खाली सहायता देती है। ये वाली स्कीम निजी तालाबों के लिए यानी प्राइवेट लैंड्स पे जो तालाब बने होते हैं, निजी तालाब किसी के हैं, उसी में सहायता देती है। पब्लिक तालाब के लिए या गवर्नमेंट तालाब के लिए, ग्राम सभा के तालाब के लिए ये सहायता नहीं देती। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पब्लिक तालाब से जो भी मछली पैदा हो जाए या गवर्नमेंट के जो तालाब हैं उनसे मछली को कैसे पैदावार को बढ़ाया जाए, उसके लिए एक अलग से स्कीम चलाई। उसका नाम रखा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की जो अपनी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके अंतर्गत 40% सब्सिडी दी जाती है। कितना? 40% सब्सिडी दी जाती है 4 लाख इनपुट कॉस्ट पे ऑन लीज फॉर रूरल पॉन्ड्स। अगर गांव का या ग्राम सभा का कोई तालाब है, उस तालाब को आप अगर लीज पे ले लेते हैं और उसमें मछली पालन करना चाहते हैं और उसका मैक्सिमम कॉस्ट कितना हो, 4 लाख हो, तो उस कंडीशन में 40% खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर जाएगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार। अगर ग्राम सभा का कोई तालाब है जो कि पब्लिक तालाब है या गवर्नमेंट का तालाब है, उस तालाब को आप अगर लीज पे लेते हैं मछली पालन करने के लिए गवर्नमेंट के तालाब को, तो गवर्नमेंट आपको लोन देगी अगर आपका टोटल इनपुट कॉस्ट 4 लाख से कम है तब। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया, 40% सब्सिडी गिवन अगेंस्ट 4 लाख इनपुट कॉस्ट मेड ऑन लीज फॉर रूरल पॉन्ड्स। रूरल पॉन्ड का मतलब कि ग्राम सभा का कोई तालाब है जो पब्लिक तालाब है, जिसपे किसी एक बंदे का हक नहीं है, उस तालाब को आप अगर लीज में ले लें और उसका रख रखाव करें, देखभाल करें, मछली पालन करना चाहें, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार आपको सब्सिडी देगी ऐसे कार्य करने पे और मछली पालन पे, ताकि मछली के पालन को गांव के लेवल पे बढ़ाया जा सके। ठीक, कितना सब्सिडी देगी? 4 लाख अगर इनपुट कॉस्ट आपका जा रहा है तो उस पर आपको 4 लाख वाले इनपुट कॉस्ट पे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको 40% सब्सिडी देती है। उसके अलावा इसे वाले स्कीम में और भी मतलब कि कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, सीड बैंक बनाया गया है जगह जगहों पे। ये जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके अंतर्गत जगह जगह पे सीड बैंक बनाया गया। सीड बैंक का मतलब मछली का दाना, मछली के दाने भी इस स्कीम के अंतर्गत जगह जगह बनाए गए हैं। आने वाले 5 सालों में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, 2022-23 की स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी स्कीम, ये दोनों 2022-23 में एक साथ स्कीम लॉन्च की गई थी। ये 5 साल के लिए 500 सीड बैंक बनाने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का दूसरा प्रोविजन है, सेकंड प्रोविजन क्या है? 500 सीड बैंक्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर। 5 सालों में लगभग जो है 500 के आसपास सीड बैंक का मतलब मछली के दाने, मछली के जो ग्रेन खाने के लिए होते हैं दाने, ठीक है, उसके बनाने की बात कही गई थी, स्टैब्लिश करने की जगह जगहों पे यूपी में। नेक्स्ट स्कीम आपका निषाद राज बोर्ड सब्सिडी स्कीम है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी स्कीम में उत्तर प्रदेश सरकार मछुआरा जो कम्युनिटी है उसमें 17 जातियां, तो मछुआरा कम्युनिटी के 17 जातियों को प्लस जो एससी कम्युनिटी यानी शेड्यूल कास्ट के गरीब लोग हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो मछुआरा कम्युनिटी के 17 जातियां और एससी कम्युनिटी की जो गरीब लोग हैं, इन दोनों को सब्सिडी दी जाती है नाव खरीदने के लिए, नौका खरीदने के लिए और आपका मछली मारने के लिए जाल खरीदने के लिए। तो जाल और नौका खरीदने पे आपको उत्तर प्रदेश सरकार एक तरह से सब्सिडी देगी, छूट देगी। किसको देगी? मछुआरा कम्युनिटी की 17 जातियां मेंशन की गई हैं नंबर 1, और एससी कम्युनिटी यानी शेड्यूल कास्ट यानी दलित समुदाय के जो गरीब लोग हैं उनको
नाव खरीदने पे नहीं, नौका खरीदेंगे मछली मारने के लिए, शिकार करने के लिए, और जाल खरीदने पे, मछली के जाल जो होते हैं मारने के लिए। ठीक है, उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। देखिए क्या क्या सब्सिडी है। तो निषाद राज बोर्ड सब्सिडी स्कीम फॉर 17 सबकास्ट ऑफ मछुआ कम्युनिटी, मछुआरा कम्युनिटी के 17 सब जातियों के स्कीम का फायदा मिलेगा। प्लस में पुअर जो गरीब लोग हैं आपके एससी कैटेगरी, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। दोनों को शामिल किया गया। 17 सब जातियां, ठीक है, किसकी, मछुआरा कम्युनिटी की, और गरीब लोग एससी, इन दोनों का इस स्कीम का फायदा मिलेगा। दोनों बेनिफिशियरीज होंगे इस स्कीम की। सब्सिडी प्रोवाइडेड टू बाई द बोट एंड फिशिंग नेट, यानी मछली मारने के लिए अगर आप जाल खरीदना चाहते हैं और मछली मारने के लिए आप बोट खरीदना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको 40% टोटल कॉस्ट का क्या देगी, सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट बियर करेगी खर्चा। देखिए 40% पर यूनिट सब्सिडी अगेंस्ट द बोट कॉस्ट ऑफ 50,000 एंड नेट कॉस्ट ऑफ 17,000। बोट की जो है लागत मानी गई है 50,000 और जो जाल की लागत है इसमें 17,000, तो 50 और 17 मिला के कितना हो जाएगा, 67,000। तो टोटल कॉस्टिंग आपका हो जाएगा पर यूनिट बीइंग 67,000। तो 67,000 की टोटल कॉस्टिंग पे, यानी कि एक जाल और एक बोट पर बेनिफिशियरी के हिसाब से गवर्नमेंट उसका 40% बियर करेगी। इस 67,000 का 40% गवर्नमेंट बियर कर लेगी और बाकी अमाउंट जो बेनिफिशियरी वो पे करेगा। ठीक है, टारगेट टू बेनिफिट 7,500 पीपुल इन 5 ईयर, आने वाले 5 सालों में 7,500 लोगों को फायदा देना या बोट या नेट बांटने का इसके अंतर्गत स्कीम में रखा गया था। देखिए मत्स्य पालक कल्याण कोष, एक और स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। जो मछली पालन से संबंधित किसान हैं उनके लिए कल्याण कोष बनाया गया है, एक फंड बनाया गया है। तो मत्स्य पालक कल्याण कोष, ठीक है, कम्युनिटी सेंटर इन मछुआ कम्युनिटी, ये ऑल ओवर मछुआ कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए यह फंड लाया गया है। ऑल ओवर मछुआ कम्युनिटी का मतलब कि मछुआरा कम्युनिटी, यानी कि जो निषाद राज, निषाद का मतलब मछली मारने वाले, केवट या जो भी है इस तरह की बिरादरियां जिनका कार्य ही मछली मारना है, जहां पे वो डोमिनेटेड है जिस विलेज में, उस विलेज के उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट किए जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कम्युनिटी सेंटर इन मछुआ डोमिनेटेड विलेज, मछुआरों से जो डोमिनेटेड विलेज है, जहां पे मछुआरों की जिस गांव में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसमें कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो कम्युनिटी सेंटर कहां बनाएगा, मछुआ डोमिनेटेड विलेज, यानी मछुआरों से डोमिनेटेड विलेज में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉन्ड रीजोनेशन, और मछुआरों की मछली मारने में सहायता देने के लिए, मछली प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पॉन्ड जो भी हैं उनका एक तरह से रीजोनेट किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग, उनके लिए घर की भी सहायता दी जाएगी, घर बनाया जाएगा उनका, मछुआ कम्युनिटी का ऐसे गांव में। मेडिकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेनिंग और स्किल सपोर्ट भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग की भी एक तरह से इंतजाम किया जाएगा कि मछली मारने से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग या स्किल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप वगैरह भी लॉन्च करेगी। उसके अलावा टूल किट्स, जाल, नेट, बोट, जो भी मछली मारने में इंस्ट्रूमेंट्स या टूल यूज होते हैं, सारे के सारे को गवर्नमेंट यहाँ पे देगी, आपको टूल किट्स वगैरह भी देगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सब्सिडीज वगैरह भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इन लोगों को, ठीक है, सब्सिडी भी देगी इन सब चीजों के लिए। उस स्कीम का क्या नाम है, मत्स्य पालक कल्याण कोष। ठीक, अगला और स्कीम है वो है आपका स्कीम फॉर एरेशन सिस्टम, स्कीम फॉर एरेशन सिस्टम। एरेशन का मतलब कि ऐसे समझिए जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, उसमें एक ऐसे चरखी होती है, आपने देखा होगा, वो ऐसे नाचती रहती है और पानी चारों तरफ फेंकती रहती है। ऐसे ही कुछ मोटर लगा दिया जाता है तालाब में ठंडियों के दिनों में, और वो पानी को हवा में, एटमॉस्फेयर में उछालता रहता है ताकि उसमें ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए और ऑक्सीजन रिचार्ज होता रहे। तो ऑक्सीजन का लेवल वाटर में या पॉन्ड में कम ना होने पाए, जिसके कारण मछलियां मरने लगती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए एरिएशन के डिवाइसेस लगाए जाते हैं, या मोटर से चलाया जाता है, या जो भी, या कूलर का जैसे मान के चलिए मोटर वैसे कुछ रख दिए जाते हैं, तो एरिएशन डिवाइस कहलाते हैं। तो उस एरिएशन के लिए, एरिएशन का मतलब कि वाटर को ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में से उछाला जाता है ताकि उसके तालाब के पानी रिचार्ज होते रहे। तो ऐसे कुछ डिवाइसेस, ऐसे कुछ मशीनें
आपको एक स्कीम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपके तालाब का जो ऑक्सीजन लेवल, मेनली ऑक्सीजन कम हो जाता है कब, ठंडियों के दिनों में। ठंडियों के दिनों में तालाब का ऑक्सीजन कम हो जाता है। जो भी मछली पालक किसान हैं उनके वाटर ऑक्सीजन की लेवल तालाब में कम ना होने पाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक स्कीम चला रही है। उसका नाम है स्कीम फॉर एरिएशन सिस्टम। एरिएशन सिस्टम का मतलब ऐसे मोटर लगा दिया जाता है और पानी को हवा में एटमॉस्फेयर में उछालता रहता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। ठीक है, तो देखिए 60% सब्सिडी टू SC कैटेगरी फिश फार्मर वीमेन। मेनली ये स्कीम वीमेन के लिए है। अगर महिला मछली पालक है, यानी महिला मछली का खेती करती है और वो SC कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट दलित कम्युनिटी से, तो 60% आपको सब्सिडी दी जाएगी एरिएशन डिवाइस वगैरह के लगाने के लिए। उसके अलावा वीमेन फ्रॉम जनरल एंड OBC कैटेगरी, अगर महिला मछली पालक के नाम पे तालाब है या वो महिला मछली पालक है, तो जनरल और OBC क्लास की अगर है, कैटेगरी की है, तो ऐसी कंडीशन में 50% सब्सिडी दी जाती है इसके अंतर्गत। फिर सब्सिडी एट 50% फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एरिएशन सिस्टम इन द पॉन्ड। एरिएशन सिस्टम मतलब एक डिवाइस समझ लीजिए, या मोटर वोटर ऐसा कुछ जो ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो SC कम्युनिटी की अगर महिला है मछली पालक, तो उसको 60% की सब्सिडी होगी। और अभी 7 जनवरी जो अभी 2026 चल रहा है, वो लास्ट डेट भी है शायद अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, OBC कम्युनिटी और आपका जनरल कैटेगरी की अगर महिला है, तो वो आपका 50% सब्सिडी इसके अंतर्गत उठा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि जो शारजा दुबई कतर, हम शारजा दुबई है ना, और अबू धाबी, ये सारे मिला करके 5 या 6 कितने जो है इमिरेट्स हैं। तो UAE की एक कंपनी है, उसका नाम है अक्वा ब्रिज ग्रुप। क्या नाम है, अक्वा ब्रिज ग्रुप। अक्वा ब्रिज ग्रुप ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने टाई अप किया है, या MOU साइन किया है, या एग्रीमेंट किया है। और इस MOU या एग्रीमेंट्स के अंतर्गत अक्वा ग्रुप, UAE का जो है अक्वा ब्रिज ग्रुप, ये इन्वेस्ट करेगा मछली पालन के लिए उत्तर प्रदेश में। कितना, 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन फिशरीज सेक्टर उत्तर प्रदेश में फिशरी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक MOU साइन किया है। इसके द्वारा अक्वा ब्रिज ग्रुप के द्वारा, जो कि UAE बेस्ड कंपनी है, यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की एक कंपनी है, जो 4000 करोड़ रुपए आने वाले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट करेगी। टू स्टैब्लिश ए स्टेट ऑफ आर्ट फिश फार्मिंग इकोसिस्टम। फिश फार्मिंग इकोसिस्टम का मतलब कि सारी जीरो से लेकर के, मछली के अंडे बच्चे से बनाने से लेकर के, और जो मछली एक तरह से कंज्यूमर के पेट में जाने तक जितनी भी प्रक्रिया है, वो सारी की सारी सुविधा वहां पे अवेलेबल होगी, मतलब सेल मार्केटिंग तक इंक्लूडिंग। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंतर्गत। इंटीग्रेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब कि सारी सुविधा एक साथ वहां पे मर्ज होगी। रिसर्च वर्क स्टैब्लिश किया जाएगा। स्ट्रक्चरल मार्केटिंग लिंकेज बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के द्वारा। प्रोजेक्ट प्रपोज्ड इन उन्नाव, आपका उन्नाव सरैया विलेज, उन्नाव का एक गांव है, उसका नाम सरैया है। तो उन्नाव के सरैया गांव में यह प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है। अक्वा ब्रिज ग्रुप के द्वारा मछली पालन का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, उन्नाव के कौन सा गांव, सरैया गांव में। ये उन्नाव के सरैया गांव में जो प्रोजेक्ट मछली पालन का अक्वा ब्रिज ग्रुप के द्वारा स्टार्ट किया जाना है, ये उत्तर प्रदेश की किस संस्था में के थ्रू हो रहा कार्य, उत्तर प्रदेश की एक संस्था, उसका नाम है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन, उसी की निगरानी में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, अंडर उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक उत्तर प्रदेश की एक संस्था है, एक अथॉरिटी है, एक एजेंसी है, और ये नोडल एजेंसी कह सकते हैं, जो कि इस कार्य को आगे बढ़ाएगी या इंप्लीमेंट कराएगी इस प्रोजेक्ट को। ऑल्सो एक्सटेंडेड अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में तो आपके सरैया गांव उन्नाव में स्टार्ट होगा, बट इसको फैलाया जाएगा। 4000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट फैलेगा, जिसमें आपका सीतापुर हो गया, आपका हरदोई हो गया, अयोध्या हो गया, बाराबंकी हो गया, रायबरेली हो गया, और उन्नाव इटसेल्फ हो गया। उन्नाव खुद अपना, और उसके अलावा 5 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट फैलेगा। प्रोजेक्ट UAE की एक कंपनी है अक्वा ब्रिज ग्रुप के द्वारा
और यूपी से एक तरह से डील किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि 4,000 करोड़ मछली पालन के लिए, और मछली पालन में मछली के सीड से लेकर के मछली के एक तरह से ब्रीडिंग से लेकर के आपका फाइनल मार्केटिंग तक सारी सुविधा वहां पे स्टैब्लिश होंगी। और ये प्रोजेक्ट पहले नंबर पे जो स्टार्ट होगा उन्नाव के सरैया विलेज में, और बाद के दिनों में ये सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट उन्नाव के जैसे कि आपका सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली और इस तक उन्नाव में फैल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे इस प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम यहाँ पे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके अलावा है आपका दूसरे नंबर की स्कीम है FIDF, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या है? फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये मैंने मेंशन किया, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये दोनों स्कीम के कुछ प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हुए हाल के दिनों में। कुछ पहले इंप्लीमेंट हो चुके थे, कुछ हाल के दिनों में, पिछले 1-2 सालों में 2-3 प्रोजेक्ट को ही मैंने मेंशन किया। वैसे उत्तर प्रदेश के डिफरेंट पॉकेट्स में इन दोनों स्कीमों या प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा चुका है, बट मैंने 2 या 3 ही प्रोजेक्ट को ही खाली मेंशन किया, जैसे कि नंबर 1 A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो 3 प्रोजेक्ट जो पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में डिफरेंट जगहों पे, स्थानों पे ये PM मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत या फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के द्वारा स्थापित किए गए। उनमें नंबर 1 में मैंने मेंशन किया न्यूट्रिशनल हब ऑफ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। न्यूट्रिशनल हब ऑफ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर का मतलब क्या है कि मछलियों के लिए दाने बनाना। न्यूट्रिशनल हब ऑफ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की मतलब एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए ऐसे दाने क्रिएट करना। ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट ये आपका 70 करोड़ का होगा। ये प्रोजेक्ट आपका अमेठी के किसी गांव में लगाया जाएगा। कहां पे लगाया गया है? इनॉग्रेशन हो चुका है PM के द्वारा। ठीक है, अमेठी के किसी गांव में ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इको फ्रेंडली फिश फीड मैन्युफैक्चरिंग, एक तरह से प्लांट स्थापित किया होगा जहां पे मछलियों के दाने, मछलियों के खाने का दाना बनेगा। ठीक है, उसका नाम क्या रखें? फिश फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा या प्लांट लगाया जाएगा। बूस्ट फिश प्रोडक्शन एंड फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी, इसके अंतर्गत क्या है कि मछलियों के पालन को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और फार्मर की इनकम को एक तरह से दुगना करना या बढ़ाना। स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मार्केट, अगला प्रोजेक्ट जो है चंदौली में मार्केट क्रिएट किया गया होलसेल का मछलियों के पालन से संबंधित, तो उसको है नाम है स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मार्केट। ये चंदौली बनारस के पास एक डिस्ट्रिक्ट है। ये टोटल 61.5 करोड़ का फंड है यहाँ पे प्रस्तावित है या दिया जा चुका है और स्थापित भी हो चुका है। ठीक है, टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन इन द स्टेट। इसके अंतर्गत फिश के मछली के पालन को बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड जो स्थापित दिया गया था 61.5 करोड़ रुपए। ठीक है, और नाम क्या था? होलसेल फिश मार्केट स्थापित किया गया है। कहां पे? चंदौली डिस्ट्रिक्ट, जो कि बनारस के पास पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? देखिए अगला जो पॉइंट है 8 RAS बनाया जाएगा। RAS का मतलब क्या होता है? रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर 8 बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। फीड मिल स्थापित किया जाएगा। फीड मिल का मतलब ये मछलियों के दाने के कुछ है। उसके अलावा 2 लाइव फिश वेंडिंग सेंटर बनाया जाएगा और कियोस्क बनाया जाएगा इस तरह से टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। और टेक्नोलॉजी के सहारे से फिश के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये वाली कार्य इस तरह से ये स्कीम लाई गई है उत्तर प्रदेश में। हमने यहाँ पे एक केस स्टडी आगे चल करके जो है मेंशन कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है केस स्टडी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पॉइंट्स को अगर एनजीओ का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में, एनजीओ का क्या रोल है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, तो आप अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछता, वैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एनजीओ का रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो आपको यही पॉइंट्स कोड करने, कम से कम 15-20 है इंफॉर्मेशन, ऐसे 2-2 लाइन का लिखते चले जाइए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा एनजीओ का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में, एनजीओ का क्या रोल है उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, या उत्तर प्रदेश में किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए एनजीओ क्या रोल प्ले कर सकती हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।
रूरल डेवलपमेंट का, तो ऐसे पूछे जाएंगे फ्यूचर में भी, ठीक है। तो उसी पॉइंट्स को मैंने एज ए केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, उसको आप जान लीजिए। नंबर 1 पे देखिए, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, क्या है? TRI, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया। टाटा फाउंडेशन या टाटा कंपनी के द्वारा फंडेड एक एनजीओ, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, TRI। क्या नाम है? TRI किसके द्वारा फंडेड है? टाटा के द्वारा। तो टाटा बेस्ड एनजीओ मैंने यहां पे मेंशन किया, या टाटा सपोर्टेड एनजीओ। TRI, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, ये एनजीओ किसके द्वारा सपोर्टेड है? टाटा के द्वारा सपोर्टेड है, टाटा द्वारा फंडेड है, टाटा का CSR इसमें लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अक्वा स्कूल इनिशिएटिव, अक्वा स्कूल इनिशिएटिव बाय TRI का मतलब कि ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया एनजीओ। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश के गांव में, उसका नाम है अक्वा स्कूल इनिशिएटिव। क्या नाम है? अक्वा का मतलब वाटर, पानी, स्कूल का मतलब ट्रेनिंग देना, इनिशिएटिव मतलब की शुरुआत। तो मछली से संबंधित ट्रेनिंग लोगों को देना, वाटर में क्या क्या पैदा किया जा सकता है पानी में, उसके बारे में लोगों को ट्रेनिंग देना, किसानों को ट्रेनिंग देना, उसका नाम क्या रखा? अक्वा स्कूल इनिशिएटिव। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? TRI के द्वारा, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देखिए मकसद क्या था, इसका एम क्या था, मैंने यहां पे मेंशन किया, इंपावरिंग रूरल वीमेन, मेनली वीमेन फार्मर को इसमें टारगेट किया गया है। तो एनजीओ का वीमेन डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो ये भी पॉइंट हो गया आपका एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4-5 डायमेंशन यहां पे मेंशन मैं कर रहा हूं आपके सामने। एनजीओ का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में, एनजीओ का क्या रोल है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, एनजीओ का क्या रोल है फार्मर की इनकम को बढ़ाने में, एनजीओ का क्या रोल है वीमेन इंपावरमेंट में। 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ऐसे 7-8 एनजीओ रखिए जो कि मल्टीपल यूज में आ जाए, ठीक है। देखिए तो अक्वा स्कूल इनिशिएटिव ये TRI के द्वारा स्टार्ट किया गया। TRI का मतलब ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया। इसका पर्पस क्या है? जो गांव की किसानी से जुड़ी महिलाएं हैं उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त बनाना, उनकी इनकम को दोगुना करना। ऐसी महिला जो गांव की हैं और किसानी से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मछली पालन के थ्रू, चाहे वो किसान मतलब खेती पालन के थ्रू, उनके इनकम को दोगुना करना। रिवोल्यूशनाइजिंग फिश फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फिश फार्मिंग प्रैक्टिसेस उसको रिवोल्यूशनाइज करना, क्रांति लेकर के आना। प्रमोट एक्वाकल्चर, और गांव लेवल पे एक्वाकल्चर को यानी मछली पालन जैसे कार्य को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना। इस एनजीओ का जो ये इनिशिएटिव है आपका अक्वा स्कूल, इसका एक तात्पर्य है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है और भी बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए हियर वीमेन फार्मर रिसीव पॉन्ड एंड टेक्निकल सपोर्ट। पॉन्ड का मतलब कि पॉन्ड तो आपको अपने तालाब पे बनाना पड़ेगा, बट उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट हैं वो सारे के सारे आपको ये एनजीओ सहायता के तौर पे देती है महिलाओं को। इक्विपिंग देम विद स्किल्स, और ऐसे महिलाओं को स्किल या ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है फिशरीज मैनेजमेंट से संबंधित। फिश पालन हो गया, फिश की मार्केटिंग हो गई, उसको कैसे मैनेज करेंगे, कौन कौन सी डिजीज होती हैं, क्या क्या समस्याएं, उस सब से रिलेटेड यहाँ पे इस एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ऑलरेडी बेनिफिटेड मोर देन 100 वीमेन फार्मर। ये स्कीम जो अक्वा स्कूल वाली जो इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया की, उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा महिला किसान को फायदा मिल चुका है इसके द्वारा। तो 100 वीमेन फार्मर, 100 से ज्यादा महिला उत्तर प्रदेश की जो किसानी से जुड़ी हैं उनको इसका लाभान्वित हो चुकी है, फायदा मिल चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करता हूं कि 100 से ज्यादा है तो 100 का तो एग्जाम्पल नहीं कोट कर पाऊंगा, बस एक जो है एज ए सैंपल के तौर पे एग्जाम्पल यहाँ पे रख रहा हूं। TRI's एक्वा स्कूल, TRI यानी कि यही ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया जो एनजीओ है उसकी जो इनिशिएटिव है उसका नाम हमने बताया एक्वा स्कूल। उसके द्वारा जो शैल कुमारी है उसकी लाइफ बदल गई पूरी। इसकी शैल कुमारी बहराइच डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव की रहने वाली महिला है और उसने यहां से ट्रेनिंग लिया, मछली पालन का कार्य स्टार्ट किया और उसके बाद 1 बीघा लैंड से और मछली पालन में वही चीज सेम 5,000 का इनकम इसका बढ़ गया पर बीघा लैंड के हिसाब से, ठीक है। शैल कुमारी जो कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव की है उसका। ए फार्मर एसोसिएटेड विद
उर्वा शोभा, उर्रा शोभा पूर्वा SHG, वहां पे एक मतलब कि SHG कार्य करती थी, उसी की वो सदस्य है। जो शैल कुमारी है किसी SHG से जुड़ी हुई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम क्या है? उर्रा शोभा पूर्वा SHG। अब उर्रा शोभा पूर्वा ये गांव का नाम है। क्या है? उर्रा शोभा पूर्वा एक गांव है। वहां पे गांव में एक SHG कार्य करती थी, एक SHG बनाई गई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया SHG का? उर्रा शोभा पूर्वा SHG। ठीक है, और उस SHG से, उर्रा शोभा पूर्वा SHG से एक महिला जुड़ी थी, उसका नाम क्या था? शैल कुमारी। और उसने मछली पालन का कार्य स्टार्ट किया और टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग सब किससे लिया? अक्वा स्कूल से ले लिया। ठीक, और उसका इनकम बढ़ गया या उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑफ शैल कुमारी, ए फार्मर एसोसिएटेड विद उर्रा शोभा पूर्वा स्कूल SHG इन मिहिन पूर्वा ब्लॉक ऑफ बहराइच डिस्ट्रिक्ट। तो ये उर्रा शोभा पूर्वा SHG कहां पे है? बहराइच डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में SHG कार्य करती है और उस SHG से जुड़ी हुई थी, यानी बहराइच की रहने वाली महिला, उसका नाम है शैल कुमारी। उसने वो जुड़ी हुई है उर्रा शोभा पूर्वा SHG से और उसका इनकम दुगना हो गया, एक तरह से बढ़ गया, उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक इनिशिएटिव थी यहाँ की, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया NGO की, उससे जुड़ी। वहां पे उसको ट्रेनिंग मिला, टेक्निकल सपोर्ट मिला और उसका मछली का पालन प्रोडक्शन बढ़ गया। पहले ओनली वो क्रॉपिंग का काम करती थी, क्रॉप बोती थी, क्रॉप काटती थी। बाद के दिनों में उसके इनकम में जस्ट डबल और ट्रिपल हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अक्वा स्कूल के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अक्वा स्कूल इनिशिएटिव ये करती क्या है? वाटर टेस्टिंग का काम करती है, फिश फूड सप्लाई भी करती है। अक्वा स्कूल जो है आपका वाटर टेस्टिंग, फिश फूड सप्लाई, मार्केटिंग सपोर्ट भी देती है ये। ठीक है, तो अक्वा स्कूल का जो कार्य है ये देखिए बहुत सारा, क्या ट्रेनिंग तो देती है, वाटर टेस्टिंग यानी तालाब में जो मछली पाल रहे हैं तो उसके वाटर को भी टाइम टू टाइम TDS लेवल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है फिश फूड सप्लाई भी करती है ये, मार्केटिंग सपोर्ट्स भी देती है ये। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल पॉन्ड्स फॉर डिमोन्स्ट्रेशन पर्पस, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाती है, वहां खुद पालन करती है और लोगों को ट्रेनिंग के तौर पे दिखाती है कि कैसे कैसे कब क्या, कितना दाना, कितना एक तरह से दवा क्या क्या डालना, कब मछली को बेचें, कब तैयार करें, कैसे क्या करें। ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे, डेमो के तौर पे वहां दिखाया जाता है, सिखाया जाता है इस अक्वा स्कूल इनिशिएटिव के अंतर्गत। और उससे बहराइच की डिस्ट्रिक्ट की एक महिला जिसका SHG का नाम क्या था? उर्रा शोभा पूर्वा गांव है, वहां की एक SHG है, उससे जुड़ी थी और वो लाभान्वित हो चुकी थी। और ये जो आपकी NGO है किसके द्वारा जुड़ी हुई है? टाटा सपोर्टेड NGO है या टाटा का CSR इसमें फंड दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर टाइम मिला तो मैं डिस्कस कर लूंगा, वरना मैं ज्योग्राफी की तरफ मूव कर जाऊंगा। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ये 2 मॉड्यूल सभी भी बाकी हैं हमारे पास, और यही हम ट्राई करेंगे कि जल्द ही इनको खत्म कर दें, फिनिश कर दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।